नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। दोस्तों एनसीईआरटी में हम आज एनसीईआरटी क्लास 6th की चैप्टर 7 पढ़ेंगे, पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम पौधों या प्लांट्स के बारे में जानेंगे। दरअसल हम 6 चैप्टर क्या कर रहे हैं, देखिए हमने 6 चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने चैप्टर नंबर 6 छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें कुछ भी ऐसा पढ़ने लायक नहीं है जिसे समझा जा सके, इसलिए उसको स्किप करके हम चैप्टर नंबर 7 पर आ गए हैं। और चैप्टर नंबर 7 पर जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेसिकली कि प्लांट्स के बारे में हम क्या जानते हैं और क्या हमें प्लांट्स के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए चैप्टर नंबर 7 को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 7 है वो मुख्यतः हमें प्लांट्स की जानकारी देता है। तो अगर हम फर्स्ट लाइन पढ़े तो ये कहता है कि हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जितने भी आपको अपने पास प्लांट्स या पौधे दिखते हैं आप उनको मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हो। और वो 3 भाग कौन से हैं? पहला भाग है साक या हर्ब्स, सेकंड है झाड़ी या श्रब्स, तीसरा है वृक्ष या ट्रीज। तो पौधे के जो मुख्य 3 भाग हैं वो कौन से हैं? हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। ये 3 भाग हैं जिन्हें हम शाक कहते हैं, झाड़ी कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे और चैप्टर को धीरे से आगे बढ़ाएंगे। अगर सबसे पहला हम देखें कि आखिर ये शाक या हर्ब्स क्या होता है, तो ये देखिए, ये अगर हम शाक की बात करें क्या होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाक कहते हैं। यानी जो तने, पौधे का तना तो आपको पता ही होगा कि अगर छोटा सा कोई ऐसे पौधा है, ये एक पौधा है गमले में लगा हुआ है या कहीं पर भी लगा हुआ, तो जो अगर इसका ये जो तना है ये हरा है तो ये क्या हो जाएगा? ये शाक हो जाएगा। और कोमल तने वाले पौधे क्या हो जाएंगे? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या हो जाएंगे? शाक हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि गुलाब का पेड़ हो गया, या फिर जो प्याज आता है जब वो हरी अवस्था में होता है तो उसका जो तना होता है वो क्या होता है? वो हरा होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो हर्ब्स या साग होते हैं। कोई भी ऐसा पौधा जिसका तना हरा हो एवं मुलायम हो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम शाक कहते हैं। और आप देखते हो ये अक्सर छोटे पौधे होते हैं, ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। मुख्यतः आप देखते हो तो इनमें एक ही शाखा होती है। किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि इसमें झाड़ियों की तरह या फिर वृक्षों की तरह बहुत सारी शाखाएं हों, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो शाक या हर्ब्स किसको कहते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे जितने भी होते हैं उनको हम शाक कहते हैं और ये छोटे होते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रब्स या झाड़ियों की, जिन्हें हम झाड़ी कहते हैं, तो अगर हम झाड़ियों की बात करें तो ये झाड़ियों के पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये झाड़ियाँ दिख रही हैं। तो झाड़ियों की बात में आता क्या है कि झाड़ियाँ क्या होती है समझिए, जो पौधे, ऐसे पौधे जिनमें जो शाखाएं होती हैं, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, वो तने के आधार के समीप से निकलती हैं। मतलब अगर ये तना है, ठीक है ना, तो जो भी इसकी ब्रांचेस हैं, मान लिया ये जमीन है और ये तना है, तो ब्रांचेस आप देखोगे कि जमीन से ही ऐसे ऐसे निकलने लगेंगे, एकदम जमीन के नज़दीक से। तो ऐसे पौधे जिसमें जो उसकी शाखाएं या ब्रांचेस होती हैं वो तने के बिल्कुल आधार से निकलती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं झाड़ियाँ। इसमें तना कठोर तो होता है परंतु उतना अधिक मोटा नहीं होता है जितना वृक्षों का होता है। मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं इनमें आप देखोगे कि इनका तना जो होता है, जो मुख्य भाग होता है, जो सुदृढ़ता प्रदान करता है पौधे को, वो वृक्षों की तुलना में उतना अधिक मोटा नहीं होता है, इसलिए इन्हें झाड़ी कहते हैं। और अधिकांश झाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं? अधिकांश झाड़ियाँ वहाँ पर मिलती हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। जैसे आप जब राजस्थान या थार मरुस्थल में जाओगे, जब राजस्थान के मरुस्थल में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर बड़ी संख्या में झाड़ियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि झाड़ियाँ जो होती हैं ये बहुत ऊंची नहीं होती हैं, लेकिन इनका जो जड़ तंत्र होता है वो बहुत अधिक गहराई में होता है, बहुत अधिक गहराई तक होता है। जिसका कारण ये होता है कि चूंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में जल की कमी होती है, इसलिए उस परिस्थिति से अनुकूलन करने के लिए ये पौधे अपनी जड़ों को बड़ा कर देते हैं ताकि
जड़ें जो होती हैं वो भूमि में बहुत अंदर तक जाकर उससे पानी ले सकें या नमी ग्रहण कर सकें। तो हमने देख लिया कि झाड़ियाँ क्या होती है। अब अगर हम नंबर 3 की बात कर लें कि वृक्ष क्या होते हैं या ट्रीज क्या होते हैं, तो ये आप सबको पता है कि वृक्ष क्या होते हैं। ये एक वृक्ष है, थोड़ा सा इसमें समस्या आ गई तो इसको देख लेते हैं। अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष का मान लेते हैं ये तना हो गया। आपने सबने वृक्ष जरूर देखा होगा, कोई ना कोई ट्री। तो वृक्ष के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। कहा गया है कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। जो इनके तने होंगे यानी ये वाला जो भाग है ये कैसा होगा, पहली बात तो क्या होगा, बहुत मजबूत होंगे और क्या होंगे, बहुत ही ऊंचे होंगे, मजबूत होंगे या फिर बहुत ऊंचे या गहरे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। जैसा आप झाड़ियों में देखते हो कि झाड़ियों में जो शाखाएं होती हैं वो तने के नीचे से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जो वृक्ष होते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक वृक्ष बनाने का प्रयास करूँ तो आप देखोगे वृक्ष में जो शाखाएं या ब्रांचेस होती हैं वो तने से काफ़ी अधिक ऊंचाई पर निकलना प्रारंभ करती हैं। और जो ऐसी संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं जिसमें तना जो हो वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो, ऊंचा हो, ठीक है, और शाखाएं क्या हो, ऊंचाई से निकलती हो, उसे हम वृक्ष की संज्ञा देते हैं। अब ये नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गई, इसको देखिएगा। अब नेक्स्ट टाइप का एक और पौधा या प्लांट आता है जिन्हें हम विसर्पी लता या क्रीपर्स कहते हैं, CREEPERS। अब ये क्रीपर्स क्या होते हैं, तो क्रीपर्स क्या होते हैं, ऐसे आपने गांव में अक्सर खेतों में या आप देखते हो दीवार पर ऐसे पौधे उगाते हैं जिनका तना इतना कमज़ोर होता है कि वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, और उन्हें हम क्रीपर्स या विसर्पी लता बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। कमज़ोर तने वाले यानी तना उनका कमज़ोर होगा, पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर ही फैल जाते हैं, इन्हें ही हम क्रीपर्स या विसर्पी लता कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, पंपकिन, कद्दू, वाटरमेलन यानी तरबूज, और मस्कमेलन यानी खरबूज। इसी तरह पौधे की और एक और वैरायटी आती है या एक और प्रकार का पौधा होता है जिन्हें हम क्लाइंबर्स बोलते हैं या आरोही पौधे बोलते हैं। ये आरोही पौधे कौन से होते हैं, क्लाइंबर्स मतलब होता है चढ़ना। ये देखिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स या आरोही। तो अगर हम क्लाइंबर्स की बात करें तो क्लाइंबर्स या आरोही पौधे कौन से होते हैं, कुछ पौधे किसी आधार के सहारे चढ़ जाते हैं ऊपर। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं जिन्हें क्या बोलेंगे, आरोही कहलाते हैं। जैसे मनी प्लांट, पी प्लांट और बीन प्लांट, ये 3 ऐसे हैं, चाहे वो मनी प्लांट हो या पी प्लांट मटर का पौधा हो या बीन का पौधा हो, सोया का पौधा हो। तो ये आप देखोगे कि इनमें क्या होता है कि ये जो होती हैं यानी ये जो क्लाइंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये जो भी इनका बेस है, ये अगर इनको कोई बेस मिल जाता है तो ये उसके सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है, नोट को समझते हैं। कहा गया है कि जो भी ये विसर्पी लता और आरोही हैं यानी क्रीपर्स और क्लाइंबर्स हैं, ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है, ये याद रखिएगा। यानी आप इनको, चाहे वो क्रीपर्स हो या क्लाइंबर्स हो, विसर्पी लता हो या आरोही लता हो, इनको आप शाक, झाड़ी और पौधों में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं अगर आप विशेष तौर पर वर्गीकरण कर रहे हैं, बल्कि ये क्या है, ये उनसे भिन्न है। चलिए अब हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ये हमें समझना है। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात करें, तो अगर हम पहले बात करें कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, तो जो पहला भाग होता है पौधे का वो होता है तना। और तना कौन सा होता है, जो पौधे को एक आधार जड़ भी प्रदान करती है। और तना कौन सा होता है, ये जो जड़ तंत्र से, मृदा से निकला हुआ भाग जिसके ऊपर जाकर ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं तना। तो चलिए पहली बात क्या होगा तना के बारे में, कि तने जो होते हैं ये पौधों को सहारा देते हैं। यानी आप अगर देखो कि ये तने या तना क्या करेगा, तो ये पौधों को सहारा देता है। यानी अगर पौधे खड़े हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है, तना है। यह तना पौधों को सहारा देते हैं। दूसरी चीज, तने जो होते हैं ये जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाते हैं।
तथा पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को जड़ों तक पहुंचाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये बहुत ही छोटी लाइन दी गई है, जबकि इस क्लास 10th की एनसीईआरटी में हम देखेंगे कि इसका विस्तार से वर्णन है। इसलिए थोड़ा चलिए से यहाँ भी इसको मैनेज कर लेते हैं, किसी तरह देखने का प्रयास करते हैं। ये मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चलिए इसको डायग्राम इसी में बनाते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित, जड़ें जो होती हैं ये जमीन से नमी को अवशोषित करती हैं और इसी नमी के साथ ही क्या मिनरल्स या खनिज लवण भी, खनिज लवण क्या होते हैं? जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। तो ये जो भी हैं क्या कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जितने भी खनिज लवण होते हैं ये इन्हीं पौधों में नलिकाएं पाई जाती हैं या पेड़ों में नलिकाएं पाई जाती हैं, तनों में नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जाइलम। तो ये जल एवं खनिज लवण पौधों या पेड़ों में पाई जाने वाली इन नलिकाओं की सहायता से ऊपर जाता है। और ये क्यों जाता है इसको समझिए कि जब ये खनिज लवण ऊपर जाता है तो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं और उन छेदों को बोलते हैं स्टोमेटा या रंध्र। अब उन छेदों की सहायता से पत्तियां वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं। मतलब अगर हम एक पत्ती का डायग्राम बनाना चाहें तो मान लेते हैं ये एक पत्ती है, तो इस पत्ती में क्या होगा? ये एक पत्ती हो गई। अब अगर इस पत्ती में हम मान लें कि छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, या इन्हें ही हम बोलते हैं रंध्र। तो इस रंध्र की सहायता से पत्तियां क्या करती हैं? वायुमंडल से क्या ले लेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी, CO2 ले लेती हैं। ठीक है। अब पत्ती जो वृक्ष में नली होती है जिसे हम जाइलम कहते हैं, इसकी सहायता से जल एवं खनिज लवण भी पहुंच जाते हैं। तो यानी पत्तियों को क्या मिल गया? जल भी मिल गया। अब पत्तियों में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या? क्लोरोफिल। हरा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये क्लोरोफिल कब काम करना शुरू करता है? जब दिन में सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्तियों पर, तो ये क्लोरोफिल अपना काम करना शुरू कर देता है और इस क्लोरोफिल की सहायता से इस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो जाती है, जिससे CO2 और जल की, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होती है और इससे क्या बनता है? इससे ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। और इसमें इन दोनों के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रत्युत्पाद के रूप में एनर्जी भी रिलीज होती है। खैर, हमको इतना समझना है कि ये जो पत्तियां होती हैं इनको जल और खनिज लवण जाइलम की सहायता से, जाइलम क्या होती हैं? पेड़ों में नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम जाइलम कहते हैं, उनकी सहायता से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इन रंध्र की सहायता से पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं और पत्तियों में ही क्लोरोफिल नामक एक हरा पदार्थ पाया जाता है। जैसे ही सनलाइट पत्तियों पर पड़ती है, क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होती है, और जिससे क्या हो जाता है? जिससे ग्लूकोज बन जाता है, जो कि क्या है? पत्तियों का संचित भोजन होता है। अब ये भोजन क्या होगा कि वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा। और ये कैसे पहुंचाया जाएगा ये समझिए। ये जो भोजन पत्तियों पर बना, तो इसमें एक और प्रकार की भी नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या करती हैं कि जाइलम क्या कर रही है कि जड़ का जो भी जल और खनिज लवण है इनको पत्तियों तक पहुंचा रही है। पत्तियों में खाना बनता है, या आप कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और खाना बनता है। दूसरी चीज, जैसे ही पत्तियों में खाना बनेगा, अब क्या होगा? ये खाना बनने के बाद इस जो दूसरी प्रकार की नलिकाएं होती हैं, इनको विस्तार से क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो फ्लोएम की सहायता से ये जो संचित भोजन है, जो पत्तियों ने जो क्या किया है? सूर्य की ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को चेंज किया है ग्लूकोज में। ठीक है ना? जो भी सूर्य की तापीय ऊर्जा है, सूर्य हमें क्या देता है? पहली बात तो सूर्य हमें देता है क्या? लाइट प्लस हीट।
अब ये पत्तियां क्या करेंगी, इसी लाइट प्लस हीट को लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी कर देंगी और ये खाना जो भी बनता है ये क्या कर बनता है, ये खाना बनेगा, ये खाना पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक जाता है। तो ये यही लाइन दिखा रही है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सूक्ष्म रूप से दिया गया है। मोटे तौर पर सूर्य से आने वाली जो ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा है इसको पत्तियां रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं और रासायनिक ऊर्जा ही ये जो है पत्तियों का संचित भोजन है। इन्हीं पत्तियों को जब कोई शाकाहारी खाता है तो क्या करता है, इस ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है और खनिज लवण को भी प्राप्त करता है और फिर उस शाकाहारी को जब कोई मांसाहारी खाता है तो क्या होगा, ऊर्जा उसमें ट्रांसफर होगी और इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, अच्छे से देख लिया कि हमने किसके बारे में देखा, हम पढ़ रहे थे तना। तो तने के बारे में हमने क्या देखा कि पौधों को सहारा देता है। दूसरी बात, जो जड़ क्या करती हैं, जल और खनिज लवण अवशोषित करती हैं, ये तनों से होता हुआ विभिन्न भागों तक पहुंचता है और पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन भी तनों की सहायता से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो विशेष महत्व है इनका। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करें या पौधों का जो दूसरा भाग है उसकी बात करें तो वो आता है क्या, वो आती है बात पत्ती की। तो पत्ती का डायग्राम मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। तो अगर हम पत्ती की बात करें तो पत्ती भी पौधे का भाग है। तो सबसे पहले पत्ती के बारे में ये जानना है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, यानी एक मिनट, ये कह रहा है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं पेटियोल और इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णवृंत। यानी ये जो आपको दिख रही है डंडी, इसके द्वारा पत्ती किसी पौधे के तने से जुड़ी होती है, इसलिए इसे बोलते हैं पेटियोल। और आगे कह रहा है कि पत्ती के हरे चौड़े भाग को लैमिना या पटल कहते हैं या फलक कहते हैं। यानी पत्ती का ये जो हरा वाला पूरा भाग है इसको क्या बोलेंगे, ऊपर लिखा है लेकिन शायद कुछ टाइपिंग में एक ही में मिल गया है। तो ये जो पूरा हरा भाग है इसको बोलेंगे लैमिना। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कहा गया पत्ती में पाई जाने वाली रेखित संरचनाओं को वेन्स या सिरा बोलते हैं। ये जो आप संरचनाएं ग्रीन कलर की देख रहे हो, ये और ये, इनको बोलते हैं वेंश या सिरा। साथ ही साथ चौथी पॉइंट में कहा गया है कि पत्ती में के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है। यानी ये आप एक मोटी सिरा देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मध्य सिरा या मिड रिब बोलते हैं। ये सबसे मोटी सिरा होती है और इसे ही मिड रिब बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को लीफ वेनेशन या सिरा विन्यास कहते हैं। ये जो भी सिराएं हैं, चाहे ये मध्य सिरा हो या ये वाली सिराएं हैं, इनके द्वारा एक डिज़ाइन बनाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, ये पूरे डिज़ाइन को बोलते हैं सिरा विन्यास या लीफ वेनेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह सिरा विन्यास रेटिकुलेट वेनेशन या जालिका रूपी कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप पीपल की पत्ती देखो तो उसमें जो ये सिराएं होंगी वो जैसे ये डायग्राम में बनी है ऐसे ही होंगी। तो इस प्रकार का सिरा विन्यास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। एक मिनट, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन या जालिका रूपी सिरा विन्यास। देख रहे हो आप, जाल जैसा फैला हुआ है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है पीपल की पत्ती। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट ले लें तो ये कह रहा है कि यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के समांतर हो तो ऐसे सिरा विन्यास को पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, जैसे घास। मतलब अगर आप घास को देखो तो घास अगर ऐसे आप देखोगे तो घास में सिरा विन्यास कैसे होता है ये समझिए पहले। घास में आप देखोगे कि जो सिरा विन्यास होता है वो ऐसे होता है, एक मध्य सिरा होगी और मध्य सिरा के समांतर ही अन्य सिराएं होंगी। तो जो इस प्रकार का सिरा विन्यास होता है उसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास। एग्जाम्पल जैसे घास। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं, हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है या पत्तियों से एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, एक मिनट, पत्तियों से एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन।
तो अब अगर हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में थोड़ा सा देखना चाहें, या क्या होती है ट्रांसपिरेशन, क्या होता है, एक मिनट, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की बात हमको करनी है, तो ये कहता है कि जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात कह रहा है कि जो भी पत्तियां होती हैं, पत्तियों को जल कैसे मिलता है, पत्तियों को जड़ से जाइलम द्वारा, जो जाइलम होता है वो प्रवाहित होकर, जो एक प्रकार की नलिकाएं पौधे में पाई जाती हैं, वो जड़ से जल लेकर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। लेकिन पत्तियों को जो जल मिलता है वो उनकी प्रकाश संश्लेषण की जो आवश्यकता होती है उससे अधिक मिलता है। तो जो भी जल आता है उसके कुछ भाग का तो वो प्रकाश संश्लेषण कर लेती हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं, लेकिन जो बचा हुआ भाग होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है पत्तियों से, और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और लिखा गया कि इस प्रक्रम द्वारा पौधे बड़ी संख्या में वायुमंडल में जल छोड़ते हैं। कैसे, मैंने बताया कि पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमेटा या रंध्र होते हैं या छेद होते हैं, जिनकी सहायता से ये जल वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। हमने पीछे इसकी बात की है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, मैंने पीछे बात की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती। कैसे, क्लोरोफिल होता है और जैसे ही सनलाइट आती है तो जड़ों की सहायता से पत्तियों को जल मिलता है। पत्तियां स्टोमेटा या पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं उनके सहायता से क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और एक प्रक्रिया होगी फोटोसिंथेसिस की, और उससे क्या होगा, उससे अपना भोजन बनाती हैं पत्तियां। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। पीछे मैं बता चुका हूँ कि इस प्रक्रिया में पत्तियां जो होती हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। यानी इसको एक ढंग से और कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियां सूर्य की ताप और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देती हैं। अगर आगे की बात करें तो ये कह रहा है कि इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पीछे मैंने बताया था कि जब ये पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो इसमें प्रति उत्पाद के रूप में या बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है, और वही यहाँ पर कह रहा है। और ये ऑक्सीजन मनुष्य के श्वसन में काम आती है, इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पौधे या लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि पौधे क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी सहायता से भोजन बनाते हैं, इसलिए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे श्वसन में जो आज समस्याएं आ रही हैं वर्तमान समाज में कि लोगों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है, उसका मुख्य कारण ये भी है कि हमारे वायुमंडल में जो वायु पाई जाती है वो बहुत ही शुद्ध नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन, जो पत्तियां भोजन को संश्लेषित कर रही हैं, अंततः पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। मतलब पत्तियां जो भी भोजन बनाती हैं वो भोजन क्या होता है, वो पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम की सहायता से पहुंचकर संग्रहित हो जाएगा। एक मिनट, क्या हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। हाँ, तो हम इसी पर थे। एक मिनट,
अब अगर हम पौधे के तीसरे भाग की बात करें तो इन्हें हम कहते हैं रूट या जड़। और रूट या जड़ क्या होती हैं इनको समझिए। जड़ें पौधे को क्या करती हैं, मिट्टी में मजबूती से बनाए रखती हैं। मिट्टी में क्या करेंगी, मजबूती से बनाए रखती हैं। यानी जड़ें जो हैं पौधे को आधार प्रदान करती हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से क्या होता है, इन्हीं की सहायता से पौधे खड़े रहते हैं। अगर जड़ें नहीं होंगी और हवा तेज चलेगी तो पौधे उड़ जाएंगे। तो इसीलिए इन जड़ों को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इन जड़ों को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इन जड़ों को बोलते हैं स्थिरक। क्या बोलते हैं, स्थिरक बोलते हैं, क्योंकि ये पौधे को मजबूती प्रदान करती हैं। अब अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ जो होती है वो दो तरह की होती, कई प्रकार की होती है, लेकिन जो 6 की एनसीईआरटी में दिया गया है कि जड़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली टैप रूट सिस्टम, दूसरा फिब्रस रूट सिस्टम। अब समझेंगे ये होती क्या है, ये समझिए। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें टैप रूट सिस्टम की, टैप रूट सिस्टम या मूसला जड़ की, तो ये क्या होता है, यानी अगर किसी पौधे की जड़ किस प्रकार की हो कि एक मुख्य जड़ हो और छोटी छोटी साइड से, जैसा इसमें दिख रहा है कि साइड वाली जड़ें हों, तो ऐसी जड़ों को हम क्या बोलेंगे, ये जो मुख्य जड़ होगी इसको बोलते हैं मूसला जड़ या टैप रूट, और जो साइड वाली जड़ें होंगी इनको बोलते हैं लैटरल रूट्स। क्या बोलेंगे, लैटरल रूट्स। तो इनको बोलेंगे लैटरल रूट्स, और जो साइड वाली हो, जो मुख्य जड़ होगी इसको बोलेंगे मूसला जड़, और जो साइड वाली जड़ होती है इनको बोलते हैं लैटरल रूट्स। अगर हम दूसरे प्रकार की जड़ों की बात करें तो हम दूसरे प्रकार की जड़ में देखते हैं कि कोई भी जड़ मुख्य जड़ नहीं दिख रही है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम देखते हैं कि जब कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, सारे रेसे जैसे दिखाई पड़ते हैं। यानी ये जो जड़ आप देख रहे हो तो इसमें दिख रहा है कि सारे रेसे फैले हुए हैं। तो ऐसी जड़ों को हम बोलते हैं फिब्रस रूट या रेसेदार जड़। अब हम देखेंगे कि जड़ों के दरअसल काम क्या होते हैं। तो जड़ें, जैसा मैं पीछे बता भी चुका हूँ कि जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को, यानी जड़ें सबसे पहला काम क्या करती हैं कि जड़ें जो हैं मिट्टी से जल एवं खनिज का अवशोषण करेंगी, फिर उनको क्या करेंगी कि उसके बाद तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जब वो जड़ें जल को अवशोषित कर लेंगी तो जो तने में जाइलम या फ्लोएम होता है, तो जाइलम जो होता है वो जल एवं खनिज को क्या करेगा, पत्तियों के या पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और मुख्यतः पत्तियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं या भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। पत्तियों का काम यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जड़ों का कार्य और पत्तियों का कार्य। तो पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का संश्लेषण करती हैं, जो फ्लोएम एक प्रकार की नलिकाएं जो पौधों में पाई जाती हैं उनके द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें चौथा भाग क्या है, यह है फ्लावर। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर, अगर मैं बात करूं तो फ्लावर एक छोटा सा मैं बनाने का प्रयास करता हूं कि फ्लावर क्या होता है, आसानी से शायद समझ में आ जाए। अगर आप देखो एक गुलाब की कली को देखो आप, तो आप यहाँ पर क्या देखते हो कि गुलाब की कली में ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार की भी संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। तो अगर ये गुलाब की कली है और इसमें हरे रंग की आप साइड में देखते हो संरचनाएं होती हैं, तो खिले हुए जो पुष्प का प्रमुख भाग पुष्प की पंखुड़ियां कहलाता है। तो ये जो लाल वाला भाग है जो ये आगे चलकर खिलेगा, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेटल्स, या नीचे दिया हुआ है पंखुड़ियां। लेकिन ये जो हरा वाला भाग होता है, ये छोटा छोटा भाग होता है, तो जब भी आप देखोगे कि कोई भी फूल खिल जाता है तो ये हरा वाला जो भाग है ये इसके पीछे आ जाता है, और इसी हरे वाले भाग को आप देखोगे कि ऐसे एक संरचना बन जाती है। गुलाब आप देखो तो गुलाब के पीछे ऐसे संरचना बन जाएगी, और यही हरा वाला भाग क्या कहलाता है, इसी हरे वाले भाग को कहते हैं बाह्य दल। तो ये क्या होगा, फ्लावर के 2 मुख्य भाग हो गए। अब हमको पुष्प के और भाग पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा ये मोटे तौर पर 2 भाग हैं, एक पंखुड़ियाँ, ठीक है, दूसरा बाह्य दल। अब अगर हम फ्लावर के और बातों की बात करें, इन्हें सेपल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। अब पुष्प के भागों की बात करें तो सबसे पहले अगर आपको पुष्प के आंतरिक भाग को देखना है
तो आपको पंखुड़ियाँ हटानी पड़ेंगी। गुलाब का फूल लीजिए, उसकी लाल वाली पंखुड़ियाँ हटाइए, फिर उसका जो बाह्य दल होता है हरे कलर का वो हटाइए, तो आप उसके आंतरिक भाग को देख पाएंगे। और पुष्प के आंतरिक भाग में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको दिखेगा स्टेमन या पुंकेसर जिसे आप कहते हो। एक मिनट। दूसरा, पुष्प के आंतरिक भाग में आपको स्त्री केसर दिखेगा जिसे आप क्या बोलते हो? जिसे आप बोलते हो पिस्टल या पिस्टिल। यानी ये क्या होगा? ये होगी पिस्टिल जिसे हम हिंदी में स्त्री केसर बोलते हैं, और स्टेमन जिसे हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। तो ये जो पुष्प होता है उसका ये पिस्टिल जो स्त्री केसर है ये फीमेल पार्ट होता है, और ये जो पुंकेसर होता है स्टेमन जिसे हम बोलते हैं ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। तो अगर हमको पुष्प को आंतरिक संरचना को हमें देखना है तो हमें उसके क्या होगा? बाह्य दल पंखुड़ियों को हटाना पड़ेगा। तो हमें उस क्या होगा? हमें पुष्प के स्त्री केसर या पुंकेसर दिखाई देंगे। अब अगर एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाने का प्रयास करूं ये स्त्री केसर और पुंकेसर को दिखाने के लिए, तो अगर आप पुष्प कभी भी देखते हो आंतरिक भाग आप देखोगे तो पुष्प कुछ इस संरचना में होगा। सबसे पहले क्या होगा कि ऐसे उसमें पुंकेसर होंगे, ठीक है। ये देखिए ये ऐसी संरचनाएं बनी, स्टेमन या पुंकेसर दोनों साइड, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये पुंकेसर हो गए। और पुंकेसर के बाद आप देखोगे कि बीच में पुंकेसर जो होते हैं ये येलो कलर के होते हैं या पीले रंग के होते हैं, और पुंकेसर के बीच में आप देखोगे तो हरे रंग की एक संरचना होती है। ये देखिए आपको दिख रही, इसी हरे रंग की संरचना को बोलते हैं स्त्री केसर या पिस्टिल, ठीक है ना। स्त्री केसर या पिस्टिल। ये देखिए आप देखो ये जो हरे रंग की संरचना दिख रही है, और हरे नहीं ये पीले रंग की संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टेमन या पुंकेसर। और ये जो बीच में हरे रंग की संरचना दिख रही है इसे हम बोलते हैं स्त्री केसर या पिस्टिल। तो ये फूल के मुख्य भाग होते हैं, आंतरिक भाग होते हैं। अब अगर हम इसको अलग अलग पढ़ें बेहतर ढंग से, तो अगर हम पुंकेसर को तोड़ लें तो आइए हम पुंकेसर का स्ट्रक्चर देखते हैं, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अगर हम ये पुंकेसर या स्टेमन की बात करें तो आप देखते हो कि पुंकेसर ये दिख रहा है, और पुंकेसर का एक ये येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, और ये थोड़ा डार्क येलो या आप कह लो क्रीम कलर का। तो ये जो एंथर लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ, इसको बोलते हैं क्या? परागकोश। और इसी में परागकण होते हैं, और परागकण क्या होते हैं हम ये अगले क्लास के एनसीईआरटीज में पढ़ेंगे। ये होता है एंथर या परागकोश, परागकोश हो गया। और ये क्या होगा? ये इसको बोलते हैं तंतु, फिलामेंट या क्या बोलेंगे? तंतु बोलते हैं। ये जो क्या है कि ये जो पुंकेसर है या पुष्प का जो मेल पार्ट है उसके ऊपर वाला जो ये बॉल जैसी संरचना दिख रही है लंबी सी, इसको बोलते हैं परागकोश, और ये जो लंबी डंडी जैसी संरचना इसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु। अब ये देखिए लिखा भी हुआ है कि पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, हमने खुद देख लिया पहले। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं क्या? एंथर या परागकोश, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं तंतु। और पुंकेसर का अगर हम फीमेल पार्ट देखें, फीमेल पार्ट जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, तो इसको मुख्यतः हम जो ऊपर वाला ये भाग होता है इसको बोल सकते हैं स्टिग्मा, और बीच वाले भाग को स्टाइल, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है ओवरी, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? अंडाशय, ठीक है। और यही सबसे मुख्य भाग होता है स्त्री केसर या पिस्टिल का। तो चलिए, पुष्पों के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहलाते हैं। देखा मैंने पीछे पुष्प का एक डायग्राम बनाया था जिसमें हरे रंग के बीच में संरचना होती है जिसे हम पिस्टिल या स्त्री केसर बोलते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि पुष्प का अंडाशय या ओरी स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। तो अगर आप स्त्री केसर को देखो तो आप इसमें देखते हो कि जो इसका अंडाशय है ये सबसे निचला भाग है स्त्री केसर का, और फूला हुआ भाग है। तो ये फूला हुआ भाग है। अब हम देखेंगे इस अंडाशय की संरचना, आंतरिक संरचना। ये जो ओरी आपको दिख रही है पुष्प की, ये अंडाशय दिख रहा है। अब इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इसे हमें ब्लेड से या तो आप ऐसे काटिए या फिर ऐसे काटिए। तो ब्लेड से काटकर हम इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे।
अब हम इसकी आंतरिक संरचना की अगर देखें तो अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इसे काटना पड़ता है। ये देखिए काटते हुए दिखाया गया है। अब कहा गया है कि अंडाशय को काटने पर आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहेंगे, ओव्यूल्स या बीजांड कहते हैं। ये जो अंडाशय को हमने जब ब्लेड से काटा तो हमें छोटे छोटे दानानुमा संरचना दिखाई दे रही है, और इसी दानानुमा संरचना को क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं या ओव्यूल्स बोलते हैं। तो ये हमने पूरा समझ लिया स्त्रीकेसर और पुंकेसर के बारे में। अब एक पॉइंट नोट के रूप में दिया गया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमें एक गलत फहमी होती है कि सभी जो भी ये सब कुछ है, चाहे वो स्त्रीकेसर हो, पुंकेसर हो या पंखुड़ियाँ हो, सभी पौधे में एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है, कुछ पौधे में तो ये होती भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। नोट पॉइंट है कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है, यानी उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। किसी में कुछ ज़्यादा हो सकता है, किसी में कुछ कम हो सकता है। साथ ही साथ कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। मतलब कुछ फूल ऐसे होते हैं या पुष्प ऐसे होते हैं, फ्लावर ऐसे होते हैं, जिनमें से बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर, पुंकेसर में से कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो ना उपस्थित हो या ना हो। ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लें। तो एमसीक्यूज जो पहला है वो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर आपने ये पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की बात करनी है तो यह प्रक्रिया पौधों के तनों में होती है, नहीं, यह पत्तियों में होती है। इस प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है, सही है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के भाग हैं, इसमें थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई, पौधे के भाग हैं। पौधों के भाग हमको पहचानना है कौन से, तो पत्ती भी है, ठीक है, तना भी है, जड़ भी है, पुष्प भी है, ठीक है। अब अगर सिर्फ आपको मोटे तौर पर पौधों के भाग पूछे जाते हैं तो आप क्या कहोगे कि पत्ती, जड़, तना, पुष्प पौधे के भाग हैं। लेकिन अगर स्त्रीकेसर और पुंकेसर की बात करें तो अगर हम इसको सूक्ष्म रूप से देखें, बहुत ही माइक्रो लेवल पर देखें, हमने पीछे देखा कि आखिर भाग तो ये भी हैं, ठीक है, ये किसके भाग हैं, ये पुष्प के भाग हैं। तो क्या होगा, अगर पुष्प के भाग हैं तो इसका मतलब पौधों के भी भाग होंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि जिन पौधों में पुष्प होते हैं उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर भी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी, जिसके सारे ऑप्शन सही हैं। ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग है, पीडीएफ में ये सब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ जो मिलती है वो आपको एडिट होके मिलती है टेलीग्राम चैनल पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पर्णवृंत या पेटियोल द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। कह रहा है कि जो पेटियोल या पर्णवृंत होता है, इसकी सहायता से ये जो पत्ती है ये तने से क्या होती है, जुड़ी होती है, सही है। पत्तियों में शिराओं या वेन्स द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं, सही है। तो कौन सा होगा, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्त्रीकेसर के भाग कौन से हैं। स्त्रीकेसर के भाग पीछे इंग्लिश में लिखे हुए थे। तो वतिकाग्र स्त्रीकेसर का भाग है। पराग कोश जो बात है ये पुंकेसर का भाग है, तो ये गलत हो गया। और जैसे ही आपने 2 कट कर दिया तो ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया। दूसरी बात, अंडाशय, ये जो गोल भाग था आपने ऐसे एक भाग देखा था, इसको अंडाशय बोला गया था, तो ये है। और बीजांड, अंडाशय को जब आपने काटा था तो इसके अंदर छोटे छोटे दागे, गोल जो संरचनाएं थी उनको बीजांड या ओव्यूल कहा गया था, तो ये भी संरचनाएं हैं। और वर्तिका भी इसकी संरचना है। तो कौन से भाग हों, 1 2 3 4, यानी 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पौधों को विभाजित किया जा सकता है। पौधों को विभाजित किया जा सकता है किसमें, शाक, झाड़ी, वृक्ष, विसर्पी, लता। पौधों को शाक में, हर्ब में डिवाइड कर सकते हैं, श्रब्स में डिवाइड कर सकते हैं,
वृक्ष में डिवाइड कर सकते हैं। और इन तीनों से दो हमने अलग भाग पढ़े थे, कौन से? क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, यानी विसर्पी लता और क्लाइंबर्स जो ऊपर चढ़ने वाली होती है, आरोही लता। तो ये भी भाग है। तो चारों डी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका डी ऑप्शन सही है। ये हमारे पूरे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अच्छा, एक बात और बतानी है कि अभी बड़ा निराशा का माहौल फैला हुआ है चारों तरफ, आप देख रहे हो। तो ये कोई बहादुरी की बात नहीं कि किसी के मन में निराशा है या नहीं है। अगर हकीकत देखी जाए तो ऐसा है कि मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूँ तो निराशा फैली हुई है कोविड के कारण। लेकिन यहाँ पर कोविड के कारण जो निराशा फैली है समाज में, हर तरफ आपको, मेरा घर तो ऐसी जगह पर है जहाँ बगल में क्या होता है कि बगल में डेड बॉडीज़ को लोग लेकर आते हैं और वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाता है। बैकुंठ धाम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी आपके कुछ ग्रंथ हैं जैसे गीता, ऐसी परिस्थितियों में गीता आपकी बहुत बड़ी सहायता कर सकती है ऐसी परिस्थितियों से निकालने में। क्योंकि गीता में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं, निष्काम कर्म की हो गई या स्थित प्रज्ञ की हो गई, या बहुत सारी और बातें हैं जिनके द्वारा आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो। तो और क्या कहा गया है, इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं कि आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। मान रहा हूँ मैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन समस्याओं से निकला नहीं जा सकता है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ इस समय जो आपके हाथ में है, बाकी परिस्थितियां तो किसी के हाथ में भी नहीं है। जब सरकार के हाथ में नहीं है तो हमारे और आपके हाथ में क्या होंगी? तो जो सिर्फ हमारे हाथ में वो एक चीज़ है कि सेल्फ मोटिवेट रहें, क्योंकि हमको खुद नहीं पता है कि 1 घंटे बाद हमारे साथ क्या होगा। इसलिए अपने मोटिवेशन लेवल को यहाँ पर रखिए और उसको नीचे मत आने दीजिए, यही सबसे ज़रूरी है। तो पहली बात तो जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उनको फॉलो करिए, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज़र रखिए, बार बार हाथ धुलिए और कोशिश करिए कि घर से तभी निकलिए जब कोई ज़रूरी काम हो। क्योंकि आप, ये ऐसी बीमारी है कि आप बहादुरी में तो निकल सकते हो कि नहीं मैं जा रहा हूँ मार्केट में घूमने जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपकी एज कम हो, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो या आप विटामिन सी ढंग से ले रहे हो तो आपको समस्या ना हो। लेकिन आपकी इस बचकानी हरकत का नुकसान जो आपके घर वाले, माता पिता, दादी दादा, नाना नानी भुगतेंगे, क्योंकि उनकी एज ढल रही है और शायद उनका इम्यून सिस्टम आप जितना मजबूत नहीं होगा। तो खैर, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए घर पर बैठिए और खुद भी सुरक्षित रहिए और परिवार को भी सुरक्षित रखिए और समाज को भी सुरक्षित रखिए। क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और समाज सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा देश इस महामारी और नकारात्मक के माहौल से बाहर निकल सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और कोशिश करिए सेल्फ मोटिवेट रहिए। तो चलिए, बस यही मुझे कहना था। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।